दोस्तों, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जब संघर्ष चल रहा था तो पूरा देश लगभग दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक वो क्षेत्र था जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में था या ब्रिटिश के नियंत्रण में था, और दूसरा वो क्षेत्र जहाँ पर ब्रिटिश नियंत्रण जो डायरेक्ट नहीं था वो इनडायरेक्ट था, और वहाँ के लोकल जो राजा और महाराजा थे उनके थ्रू ही अंग्रेज अपने शासन को चलाते थे। तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा ही क्षेत्र था जहाँ पर अंग्रेज़ों का डायरेक्ट शासन नहीं था, बल्कि वहाँ पर जो पेटी चिप्स या छोटे बड़े राजा महाराजा थे उनके अधीन ही पूरा क्षेत्र था, लेकिन ऊपर से जो ओवरऑल कंट्रोल था, हम कह सकते हैं वो अंग्रेज़ों का ही था। तो इन क्षेत्रों में आज़ादी के लिए जो जंग चली थी उसका नाम था प्रजामंडल मूवमेंट्स, और इन्हीं प्रजामंडल मूवमेंट्स के हिमाचल प्रदेश में एक अग्रणी नेता थे पंडित पद्मदेव जी। जी हाँ दोस्तों, मैं योगेश अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम आए हैं बमनोली गांव। बमनोली गांव महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित पद्मदेव जी की जन्मस्थली है और अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। पंडित पद्मदेव जी हम सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश की आज़ादी में उनका एक अहम योगदान। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने के वो लगभग दावेदार थे, और जो प्रथम मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के यशवंत सिंह परमार जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने देसी रियासतों को इकट्ठा करने में और हिमाचल प्रदेश का नामकरण से लेकर हिमाचल प्रदेश को गठित करने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान। इसके अलावा बहुत सारे सोशल वर्क्स जैसे बेगार प्रथा, रीत प्रथा और जातिवाद छुआछूत के खिलाफ उनकी जो एक मुहिम थी वो अपने आप में सराहनीय है। उनके विचारों को आज की यंग जनरेशन को ज़रूर पढ़ना चाहिए या जानना चाहिए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं बमनोली गांव और इस गांव की कुछ विशेषताओं को समझते हैं और पंडित पद्मदेव जी के घर की विजिट भी करते हैं। बमनोली गांव अपने आप में एक समृद्ध प्रोस्परस गांव, यहाँ के लोग काफ़ी इंटेलिजेंट या बुद्धिमान हम कह सकते हैं, अच्छे अच्छे पदों पर, डॉक्टर से लेके इंजीनियर तक या प्रशासन से लेके राजनीति तक, यहाँ के लोग हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं और पंडित पद्मदेव जी की जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। रिपेयर करनी थी मैंने अभी ना। हाँ जी, देखता हूँ आगे साथ में। एक ये भी है खोली ना, देउल बोलते, जिंटू की देउल। दोस्तों, स्वर्गीय श्री पंडित पद्मदेव जी के जो पैतृक गांव या पुराना घर है उसको हम दिखाते हुए, उनके भतीजे भी हमारे साथ हैं, तो इनका हम धन्यवाद करते हैं। इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया है। और ये गेट है, आप देखिए, जो पुरानी खोली से कहा जाता है, ये पत्थर का ही बना हुआ है और ये लकड़ी का दरवाज़ा है। लकड़ी का देखो आप, एक ही लकड़ का है ये सिंगल जो वुड है ये उससे बना है, प्लैंक, सिंगल वुड प्लैंक या लकड़ी का टुकड़ा। देखो सीढ़ी बोलते हैं इनको। ये सीढ़ी आप देखिए, ये एंट्रेंस है। ये पुराने घरों की एक पहचान कि अंदर ही अंदर एंट्रेंस होती थी, लकड़ी और पत्थर के
बने हुए मकान, इसमें देखो ये प्राचीन काटकुनी जो शैली है। बमनोली ये गांव बहुत ही ऐतिहासिक गांव, पंडित पद्म देव जी से जुड़ा हुआ स्वतंत्रता सेनानी, हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री जो यशवंत सिंह परमार जी थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिमाचल की जो स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान, या देश की आज़ादी में कहें हम, बहुत ही अहम किरदार थे वो हिमाचल प्रदेश के। उनके बारे में जानना हमें बहुत आवश्यक, उनकी सोच, उनके विचार। ये आप देखिए, यहाँ भी गेट या खोली, ये देखिए, ये हम अंदर जा रहे हैं और ये डांफी जो बैठने का सिस्टम था पुराने घरों में। एक और गेट या कुठार है, ये अनाज स्टोर करने के लिए। ये डांफी आप देखिए, इस पे लोग बैठते थे या इधर को भी है, इधर भी आ रहा है। ये प्लस्तर देखिए आप, प्राचीन समय से। आप इमेजिन कीजिए पुराने ज़माने में यहाँ पर लोग आते होंगे बैठ देते जी, और सारे। पंडित पद्म देव जी के साथ सलाह मशवरा करने, उनसे बातचीत करने, उनके विचारों को सुनने, और सामने ये विहंगम दृश्य पहाड़ियाँ, यहाँ पर बैठ के वो चाय पीते होंगे वो चाहे वो कब वगैरह सब पीते थे जो बाहर से होते और थे लोग पंडित आए। जी के साथ बातचीत करते होंगे, उनके साथ विचार विमर्श कई मुद्दों को लेकर। तो ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। एक तरह से हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो फोर फादर्स है, जिनका योगदान है इस प्रदेश में या क्षेत्र के लिए, तो उनके बारे में जानना ज़रूरी। देखिए अब गांव काफ़ी फैला हुआ है बमनोली, और ये प्राचीन कठार है दोस्तों, वो कोठी बोलते थे, कोठी। इसको कोठी भी कहा जाता है। इसमें अनाज ये रखने की। ये में होता था जी, चलाए कोदा कूड़ा, कूड़ा तो दिखात करे अपना चलाई कोदा या कुलत, कूड़ा था। देखिए लकड़ी से बना हुआ ये कोठी या कठार आप देखिए। इस गेट के अंदर जाना अभी निषेध है, क्योंकि यहाँ पर देवी देवताओं का वास। और सबसे ऊपर वाली अब मंदिर में आ चुके हैं। ये नीचे से आप देखिए सीढ़ियाँ हैं ये, और सामने और ये भी प्राचीन शेल्फ्स, इसमें कुछ ना कुछ सामान अपना रखा जाता था। अपना रखा हुआ चाचा जी ने। देखिए पंडित पद्म देव जी इसको इस्तेमाल करते थे, कुछ ना कुछ सामान। ये बहुत, हम बात कर रहे हैं 1947 के आसपास, उससे पहले। देखिए जब देश आज़ाद हो ही रहा था, ये उस वक्त के ये मकान हैं। और स्वतंत्रता सेनानी श्री पंडित पद्म देव जी, स्वर्गीय श्री पंडित पद्म देव जी, इस
शेल्फ्स का इस्तेमाल करते होंगे अपने पर्सनल सामान या कुछ दस्तावेज इत्यादि जो भी था। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है, ये धरोहर है एक तरह से। लकड़ी छूटी हुई लगे गुलेरी भी। ये देखिए दोस्तों, ये तो सारे इसमें अभी तो इसमें कुछ घर का सामान है, लेकिन आप देखिए ये शेल्फ्स किस प्रकार बनी है। आप खोलिए ज़रा इसको थोड़ा सा, ये देखिए आप, इसमें अभी भी आप देखिए अपना अनाज है। हाँ, ये चौलाई जिसे हम बोलते हैं अपनी आम भाषा में, देखिए आप। बने हुए। कुछ ना कुछ ये पुरानी चीजें होंगी पंडित पद्मदेव जी की। देखिए ये लोटा, तो उनके विचारों को हमें जरूर समझना, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए आजकल की युवा पीढ़ी को कि क्या उनके विचार थे, या आज़ादी में स्वतंत्रता संग्राम में जाने के लिए किसने उन्हें प्रेरित किया। सबसे ऊपर वाली मंजिल देखिए आप, और ये छत देखिए अब, पत्थर के बने हुए छत। ये देखना आगे आपने इसका लेना ना, यहीं से बंद लॉक। दोस्तों ये देखिए प्राचीन समय की ये शांगल बोला है तक। जो शांगल जिसे बोलते हैं, ये सबसे नीचे वाली मंजिल से शुरू होकर ऊपर ये पहुंचती है। और ये लॉक सिस्टम, सिंगल लॉक सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं। नीचे हमने जो स्टार्टिंग में जो वीडियो आपको दिखाई थी, या स्टार्टिंग में जो शॉट आपको दिखाया है, उसमें आप देख सकते हैं। और ये ऊपर वाली मंजिल तक ये आ रही है, और ये लॉक सिस्टम है। ये देखो चांद बोली थी ना वहाँ। एक तो अंदर है। इसको अपनी भाषा में चांद बोला जाता है। ये सबसे ऊपर वाली मंजिल के ऊपर की, इसमें कुछ ना कुछ सामान वगैरह रखते थे, वो खाना खूना भी और बनाते जो थे। खाना वगैरह इसमें बनता था। और चांद हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये सबसे ऊपर वाली ये मंजिल है। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ प्राचीन समय की, इधर इसमें चूल्हा भी है। तो ये आप देखिए, एक किचन तो नीचे होता था जो, वो तो अलग है, लेकिन चांद के ऊपर, किचन से ऊपर जो छत होती है, उसमें आप गैलरी टाइप आप देख सकते हैं, और उसमें ये भी चूल्हा बना हुआ है। तो यहाँ पर भी खाना बनता था, और इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है, बस इसके ऊपर अब छत है। और ये कोई 3-4 चौथी मंजिल में है ऊपर। तो अब ये देखिए, ऐसी चीज़ अब देखने को बहुत कम मिलती है। चौथी लेंज सातवीं में पुजाता है। अच्छा सॉरी, ये 7वीं देखिए आप मंजिल है ये। 2 मंजिल तो इसकी दिवाली पर खड़ी नहीं की, इसमें थर्ड आई लगा हुआ है। और ये 7वीं मंजिल, ये हमें बता रहे हैं अंकल कि ये 7वीं मंजिल है, क्योंकि 2 मंजिल इसके नीचे भी है। तो आप ये देखिए, आपने कहाँ देखा होगा ऐसा किचन, इतना भव्य, इतना छोटा सा किचन। किचन के ऊपर किचन आप इसको कह सकते हैं, मल्टी स्टोरीड किचन। तो ये हमारे पुराने बुजुर्गों की रहन सहन की विधियाँ। ये कम करना है इसमें थोड़ा, जैसे बोल रहे थे ना, नहीं देखता भी ना पड़ा ना, मत सोच रहा लगा डर है इसका रखना आपने। दोस्तों ये आप देखिए, पंडित पद्मदेव जी के अपने हाथों द्वारा लिखी गई कुछ चिट्ठियां हैं ये अपने घर वालों को। गलत हो गया ना ये चिट्ठी। और ये देखिए आप, लोकसभा सदस्य अलग अलग वो पदों पर रहे हैं अपने जीवन काल में। और सन 1961 की ये चिट्ठी 2 साउथ एवेन्यू नई दिल्ली से लिखी गई है। और ये
देखिए आप मेंबर ऑफ द लोकसभा पद्मदेव, लोकसभा 2 साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली, 1962। मेरा नाम परमेश्वरानंद है। पंडित पद्मदेव जी मेरे नाना जी थे। उनका देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने हिमाचल में प्रजामंडल के प्रधान रहे। कांग्रेस के भी वह प्रधान रहे हिमाचल के लिए। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अढ़ाल से की। उसके बाद रामपुर से उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। उसके बाद उन्होंने कविराज की उपाधि भी ली। उसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया। वह आज़ादी के बाद हिमाचल की रियासतों को भारत में मिलाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। स्वतंत्रता के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, वह हिमाचल में के पहले गृह मंत्री बने। वह चाहते तो खुद भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को आगे लाया। उसके बाद उन्होंने 1957 से 62 तक वह लोकसभा के सदस्य रहे। 62 से 67 तक वह विधानसभा हिमाचल में रहे। 67 से 72 तक वह हिमाचल में विधानसभा में रहे और वन मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। मैं अब अपने माध्यम से आज की नई जनरेशन को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम अपने बुजुर्गों द्वारा किए गए संघर्ष को याद रखते हुए किसी भी गलत राह पर ना चलें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें, देश के भविष्य को सुरक्षित करें। हमें जो आज़ादी मिली है उसको हमें ध्यान में रखते हुए संघर्ष करना चाहिए कि हमें अपने देश की प्रगति की तरफ ध्यान देना चाहिए। किसी भी प्रकार के गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए।